दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक, जिसको बनाने में 3 साल का वक्त लगा। इस जहाज को बनाने में जो कॉस्ट पड़ी थी वो कॉस्ट 7.5 मिलियन डॉलर्स थी। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का ये दावा था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक में 32 लाइफ बोट्स होने के बजाय 20 लाइफ बोट्स क्यों थी? क्रू मेंबर्स और कैप्टन को बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर्स क्यों नजर नहीं आए? आइए देखते हैं टाइटैनिक क्यों और कैसे डूबा। टाइटैनिक का पहला सफ़र 10 अप्रैल साल 1912 में शुरू हुआ और इस जहाज़ को इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाना था। टाइटैनिक में 2000 से भी ज़्यादा लोग सवार थे और जहाज़ के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें 40 साल का एक्सपीरियंस था शिप को ऑपरेट करने का। हज़ारों लोग एक्साइटेड थे इस जहाज़ पर सफ़र करने के लिए। सफ़र से पहले पूरी दुनिया में इस जहाज़ की मार्केटिंग की गई, जिसके नतीजे में सारे टिकट्स बहुत जल्द ही बुक हो गए। एडवर्ड स्मिथ को पहले ही ये ऑर्डर दे दिया गया था कि टाइटैनिक को 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचाना है, यानी सिर्फ 7 दिन में टाइटैनिक को किसी भी सूरत में न्यूयॉर्क पहुंचना था, ताकि टाइटैनिक की रेपुटेशन ख़राब ना हो। टाइटैनिक की स्पीड तेज़ रखने का एक मकसद था, वो ये कि दुनिया को दिखाया जाए कि टाइटैनिक ना सिर्फ सबसे महंगा, सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया में सबसे हाई स्पीड जहाज़ भी है। अगर ये जहाज़ अपना सफ़र 7 दिन में कंप्लीट कर लेता तो सारे रिकॉर्ड्स टूट जाते, और इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही तेज़ रखी थी, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था। तेज़ स्पीड होने की वजह से कुछ ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन को काफ़ी दूर छोड़ समंदर के बीचों बीच आ पहुंचा। अप्रैल 1912 टाइटैनिक के इस सफ़र में सिर्फ 2 ही दिन बाद कैप्टन को वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। जिस तरफ तुम बढ़ रहे हो वहाँ आइसबर्ग मौजूद है जो खतरा है जहाज़ के लिए, ध्यान से आगे बढ़ना। वार्निंग का मैसेज रिसीव करते ही टाइटैनिक 2 बार अपना रास्ता चेंज कर लेता है, खतरे से बचने के लिए, लेकिन शिप की स्पीड को कम नहीं करते। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जहाज़ चलता रहता है। ठीक 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उसके क्रू मेंबर्स इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं करते। इनके लिए ये नॉर्मल सी बात थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। टाइटैनिक मुसलसल 96 घंटों तक न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता रहा। चलते चलते सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। जहाज़ के ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफ़ी हाइट पर होता है, यहाँ पर 2 से 3 लोगों को हमेशा बिठाया जाता है, ताकि जहाज़ के सामने कोई ट्रैफिक हो, कोई शिप आ रही हो या कोई भी खतरे वाली बात हो तो इस पर वो नज़र रखें। इस प्लेटफॉर्म में मौजूद 2 लोग बैठे थे। इन्हें बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि रात का वक्त था और फिर समंदर के बीचों बीच ये जहाज़ चल रहा था। ठंडी हवाओं की वजह से इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आगे क्या है ये देखना इनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। अगर दूरबीन होती तो शायद ये बच जाते, लेकिन इनके पास वो भी नहीं थी। रात के 11:30 बजे फेड्रिक फ्लेट नामी एक आदमी जो इस क्रूज नेस्ट में बैठा था, ये अचानक से देखता है कि इनके आगे एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ आ गया है। ये जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें। फ़ोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर को और चिल्लाकर कहता है, सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। ऑफिसर कोशिश करते हैं जहाज़ को लेफ्ट साइड पर मोड़ने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते ये जहाज़ एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा जहाज़ एक आइसबर्ग से टकराकर कैसे डूब गया। ये कोई मामूली आइसबर्ग नहीं, बल्कि इस आइसबर्ग का साइज़ एक फुटबॉल फील्ड जितना था, लेंथ में 200 बाय 400 फीट और इसका वज़न 1.5 मिलियन टन्स था। आइसबर्ग का टकराव जहाज़ के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। 10 सेकंड तक ये जहाज़ आइसबर्ग के साथ घिसटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया, जिसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में छोटे छोटे होल्स पड़ गए। कुछ ही देर बाद कैप्टन स्मिथ फ़ौरन ये देखते हैं कि इस इम्पैक्ट से शिप को कितनी चोट पहुंची है, और देखने के बाद इन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये जहाज़ तो अब डूब जाएगा। कैप्टन स्मिथ शॉक्ड रह जाते हैं ये देखकर कि ये जहाज़ तो अनसिंकेबल था, फिर ये कैसे डूब सकता है।
हुआ कुछ यूं कि शिप की जो पूरी बॉडी है इसको 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। 16 कंपार्टमेंट में से अगर 4 भी पानी से भर गए तो भी ये शिप चलती रहेगी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट पड़ा था उससे 6 कंपार्टमेंट पानी से भर चुके थे। लिमिट थी 4 कंपार्टमेंट की। अब 6 कंपार्टमेंट भरने की वजह से जहाज एक साइड पर झुकने लगा। टकराव के 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक इमरजेंसी कॉल भेजो रेडियो पर। आसपास जितने भी जहाज होंगे शायद वो हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने आ जाएं। जैक फिलिप्स वहां मौजूद एक सीनियर रेडियो ऑपरेटर थे जो लगातार एक के बाद एक सिग्नल भेजते रहते हैं, इस उम्मीद पर कि कोई तो जहाज होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल को। 20 मिनट बाद एक जहाज RMS कारपेथिया इनके सिग्नल को पकड़ लेता है और रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है। कहता है जहाज को टाइटैनिक की तरफ मोड़ो, हम उन्हें बचाने जाएंगे। अब यहाँ पर कैप्टन स्मिथ को ये पता नहीं था कि कारपेथिया शिप हमारे पास कितनी देर में पहुँचेगी, इसलिए कैप्टन स्मिथ ने क्रू मेंबर्स को ये ऑर्डर दे दिया कि अब लाइफ बोट का इस्तेमाल किया जाए और जल्द से जल्द पैसेंजर को यहाँ से निकाला जाए। लाइफ बोट में लोगों को बिठाकर जब नीचे उतारने का काम शुरू हुआ तो देखा गया कि जो रिच पर्सन लोग थे उन्हें सबसे पहले लाइफ बोट में बिठाया गया। RMS कारपेथिया जो कि टाइटैनिक के करीब तो था लेकिन इतना भी करीब नहीं था कि ये जहाज टाइटैनिक को बचा ले, क्योंकि RMS कारपेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। कारपेथिया जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने में कम से कम 3.5 घंटे का वक्त लगेगा। अब क्या इतने टाइम में टाइटैनिक अपनी जगह पर रुक पाएगा? टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स की एक बड़ी गलती ये थी कि लाइफ बोट में 65 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन जल्दबाजी में 28 लोगों को बिठाकर नीचे उतार दिया गया। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जहाज में लाइफ बोट की क्वांटिटी बहुत कम थी, सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थीं और पहले बैठने की वजह से लोगों में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। जहाज में 2200 के करीब लोग थे और 20 लाइफ बोट में 1300 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात के 2:05 पर एक आखिरी लाइफ बोट उतारी जाती है, लेकिन अभी भी इस जहाज में 1500 लोग मौजूद थे। लाइफ बोट्स में कैपेसिटी थी 1300 लोगों की, लेकिन जल्दबाजी में सिर्फ 705 लोगों को बिठाकर रवाना कर दिया गया। 2:25 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब गया। एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिसने पूरा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा दिया, वो आखिरी इंसान था जिसने डूबते हुए जहाज से पानी में छलांग लगाई थी। ये वो जहाज था जिसे माना जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता, लेकिन सिर्फ 3 घंटे में ये जहाज पूरा का पूरा पानी में डूब गया। जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे उनमें से कुछ लोग जहाज के साथ पानी में डूबकर मर गए और जिनको तैरना आता था वो सर्दी की वजह से मारे गए। उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। ये पानी इतना ठंडा होता है कि अगर आप इस टेम्परेचर पर पानी में गिर गए तो कुछ ही देर में आपकी मौत हो जाएगी हाइपोथर्मिया की वजह से। अब बात करते हैं RMS कारपेथिया जहाज की, जो टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने निकला था। ये जहाज टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचता है 3:30 बजे से 4 बजे के बीच। ये देखते हैं कि डेड बॉडीज पानी के ऊपर तैर रही हैं और अंदाज़ा लगा लेते हैं कि टाइटैनिक जहाज अब डूब चुका है। जो 705 लोग बोट्स में बैठ गए थे उन्हें ये RMS कारपेथिया बचा लेता है। बचे हुए लोगों में ज़्यादा तादाद बच्चों और लेडीज़ की थी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शिप में लाइफ बोट्स की क्वांटिटी बहुत कम थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी जिसने इस जहाज़ को बनाया था उन्होंने ज़्यादा लाइफ बोट शिप में रखी ही नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि ये जहाज़ तो अनसिंकेबल है, इसमें लाइफ बोट्स की क्या ज़रूरत है। दूसरी गलती इनकी ये थी कि जो स्टेयर व्हील पर मौजूद थे रॉबर्ट हिचिंस, उस रात इनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि सामने आइसबर्ग मौजूद है, जहाज़ को लेफ़्ट साइड पर मोड़ लो। लेकिन रॉबर्ट हिचिंस ने इस मैसेज को गलत सुन लिया और जहाज़ को राइट साइड पर मोड़ लिया, जो कि उल्टी डायरेक्शन थी। अब ये जहाज़ आइसबर्ग के और भी नज़दीक जा रहा था। जब तक रॉबर्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि ये डायरेक्शन गलत है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। तीसरी गलती ये थी कि 14 अप्रैल दोपहर को 2:15 बजे कैप्टन स्मिथ ने जब आइस वार्निंग को देखा तो जोसेफ ब्रूस, जो कि चेयरमैन थे व्हाइट स्टार लाइन के, उन्हें आइस वार्निंग का पेपर देते हुए कहा कि आइस वार्निंग मिली है, हमें जहाज़ की स्पीड को कम कर लेना चाहिए। लेकिन जोसेफ ब्रूस ने उस पेपर को अपने पॉकेट में रख लिया ताकि क्रू मेंबर्स को पता न चले और जहाज़ जिस स्पीड से चल रहा है बस चलता ही रहे। उसके बाद से कैप्टन स्मिथ ने भी वार्निंग्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल नया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और आप लोग अगर मुझसे कुछ कहना चाहें तो कमेंट्स में कह सकते हैं।